नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजनीतिक भूचाल की जिसने सबको हैरान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के 2026 विधानसभा चुनाव की। सोचिए, 60 साल पुराना एक छत्र राज अचानक खत्म हो जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक की कहानी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 59 1967 से लेकर लगातार 59 सालों तक 7 करोड़ 60 लाख की आबादी वाले इस विशाल राज्य पर केवल दो ही राजनीतिक दलों ने राज किया, डीएमके और एआईएडीएमके। एक पूरी की पूरी पीढ़ी बड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने इन दो पार्टियों के अलावा किसी तीसरे को सत्ता के शिखर पर देखा ही नहीं। तो इतने दशकों तक जड़ें जमा चुका ये एकाधिकार आखिर काम कैसे कर रहा था? अगर हम इतिहास देखें तो इन दोनों पार्टियों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग थीं। करुणानिधि और जयललिता जी की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो जग जाहिर है, लेकिन 2026 आते आते चीजें काफी बदल गईं। अगर आप इनके चुनावी घोषणा पत्रों को अगल बगल रखकर देखें तो आपको लगेगा जैसे दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। दोनों ने महिलाओं को 2000 रुपये मासिक नकद देने, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर बांटने और भ्रष्टाचार खत्म करने के बिल्कुल एक जैसे वादे किए। अब आप ही सोचिए, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बिल्कुल एक जैसी बातें करने लगें तो एक नए विकल्प के लिए अपने आप जगह बन ही जाती है ना? और ठीक इसी खाली जगह, इसी वैक्यूम में एंट्री होती है एक नए दावेदार की। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार जोसेफ विजय और उनकी नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके की। इनका सफर अगर आप देखें तो वो असाधारण रूप से तेज रहा है। फरवरी 2024 में पार्टी का आधिकारिक गठन होता है। सितंबर 2025 में करूर रैली में एक बहुत ही दुखद हादसा होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और फिर सीधे अप्रैल 2026 में चुनाव का दिन आ जाता है। मतलब 2 साल से भी कम समय में एक नई पार्टी बनाना और राज्य के सबसे बड़े चुनाव में इतनी मजबूती से उतरना, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इतनी जल्दी चुनाव लड़ने का जमीनी ढांचा कैसे तैयार हो गया? तो इसका राज छिपा है तमिलनाडु के सिनेमा कल्चर में। वहाँ फैन क्लब्स सिर्फ फिल्में देखने तक सीमित नहीं होते, वो एक तरह से सामाजिक संगठन की तरह काम करते हैं। टीवीके के पास 85,000 रजिस्टर्ड फैन क्लब्स का वो तैयार ढांचा था, जिसमें 20 लाख से ज्यादा सदस्य पहले से जुड़े थे। ये लोग दशकों से रक्तदान और बाढ़ राहत जैसे काम कर रहे थे। तो हुआ ये कि इन फैन क्लब्स को रातों रात बूथ लेवल की राजनीतिक इकाइयों में बदल दिया गया। जिस चीज में बाकी पार्टियों को दशकों लग जाते हैं, वो काम यहां फैन क्लब्स की बदौलत पलक झपकते ही हो गया। जमीनी ढांचा तो बन गया, लेकिन असली राजनीतिक परीक्षा तो रणनीति और चुनाव प्रचार के मैदान में होनी थी। और ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। सितंबर 2025 में करूर में टीवीवी की एक रैली हुई थी। बहुत ज्यादा भीड़ थी, भीषण गर्मी थी और कुप्रबंधन की वजह से वहां भगदड़ मच गई। इस बेहद दुखद हादसे में 41 लोगों की जान चली गई। उस वक्त सबको लगा कि बस इस नई पार्टी का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। हर तरफ से तीखे सवाल उठ रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह भयानक पीआर डिजास्टर उनके पूरे अभियान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया? इसका जवाब उनके एक सीधे से संदेश में छिपा था, मैं उनमें से एक नहीं हूं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि ऐसे हादसों के बाद राजनेता सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, लेकिन यहां एकदम उल्टा हुआ। कैमरे के सामने आकर हादसे की पूरी जिम्मेदारी ली गई, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की गई और मुआवजा दिया गया। इस एक कदम ने जनता के बीच ये साफ संदेश भेजा कि ये नया नेतृत्व पारंपरिक नेताओं से अलग है, जो अपनी जवाबदेही से भागता नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भले ही इस पार्टी को एंटी इस्टेब्लिशमेंट या पुरानी राजनीति के खिलाफ एक विकल्प के रूप में पेश किया गया, लेकिन जब चुनावी वादों की बात आई तो टीवीके ने भी भारी भरकम लोक लुभावन योजनाओं का ही सहारा लिया। जैसे गरीब परिवारों की दुल्हनों के लिए 8 ग्राम सोना, 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को 2500 रुपये महीना और साल के 6 मुफ्त गैस सिलेंडर। मतलब पुरानी पार्टियों ने जो मुफ्त योजनाओं का खेल शुरू किया था, उसे उन्हीं के नियमों के साथ खेला गया और उनसे एक कदम आगे बढ़कर वादे किए गए। इन सब वादों और आक्रामक प्रचार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया, नतीजों का दिन, जिसने एक ऐतिहासिक चुनावी उलटफेर की पटकथा लिखी। 23 अप्रैल 2026 के मतदान के आंकड़े देखिए। 85.1% वोटिंग, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। तमिलनाडु के इतिहास में ये अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। जब भी वोटिंग इतनी ज्यादा होती है तो चुनाव विश्लेषक अक्सर यही मानते हैं कि जनता साफ तौर पर बदलाव चाहती है। लोग एक नए विकल्प के लिए भारी संख्या में घरों से बाहर निकले थे। और जब लोकप्रिय वोट शेयर के नतीजे आए तो वो सच में चौंकाने वाले थे। अपनी पहली ही चुनावी लड़ाई में टीवीके ने पूरे 35% वोट हासिल किए।
सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन एसपीए को 31.4% और मुख्य विपक्षी एआईए-डीएमके गठबंधन को 27.2% वोट मिले। सोचिए, 35% वोट शेयर के साथ एक बिल्कुल नई पार्टी राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। इस वोट शेयर का सीधा असर विधानसभा सीटों की गिनती में भी साफ दिखाई दिया। कुल 234 सीटों में से टीवीके ने 108 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। निवर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की डीएमके और उनके सहयोगियों को केवल 73 सीटें मिली, जबकि एआईडीएमके का गठबंधन महज 53 सीटों पर सिमट गया। कई बड़े बड़े मंत्री और तो और खुद मुख्यमंत्री भी अपनी सीट हार गए। दशकों से जमे इन राजनीतिक दिग्गजों को इस एक चुनाव ने पूरी तरह हिला कर रख दिया। अब सवाल उठता है कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? किन लोगों ने इस बदलाव को मुमकिन बनाया? अगर हम जनसांख्यिकी आंकड़े देखें तो इस जीत के पीछे मुख्य रूप से 3 समूह थे: युवा, महिलाएं और शहरी मतदाता। 25 से 34 साल के 55% युवाओं ने टीवीके को चुना। इसके अलावा 40% महिलाओं और 39% शहरी वोटर्स ने भी इस नई पार्टी पर अपना पूरा भरोसा जताया। तो कुल मिलाकर इस जीत के पीछे का मुख्य कारण था तमिलनाडु का बदलता हुआ जनसांख्यिकीय स्वरूप। राज्य में 30 साल से कम उम्र के करीब 31% वोटर हैं। इस नई पीढ़ी के मन में 80 या 90 के दशक की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति और उन पुरानी बहसों की कोई याद नहीं है। उन्हें बस एक नई आवाज चाहिए थी। एक शानदार डिजिटल कैंपेन और सत्ता विरोधी लहर के कॉम्बिनेशन ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां युवाओं ने बदलाव के लिए एकमुश्त वोट कर दिया। लेकिन राजनीतिक ड्रामा चुनाव के बाद भी खत्म नहीं हुआ। नतीजों के बाद एक नई पहेली सामने आई: त्रिशंकु विधानसभा। देखिए, तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 के जादुई आंकड़े की जरूरत होती है। टीएमके ने सबसे ज्यादा सीटें तो जीती, लेकिन उनका आंकड़ा 108 पर रुक गया, यानी वो बहुमत से ठीक 10 कदम पीछे रह गए। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अकेले दम पर सरकार बनाने का नंबर उनके पास नहीं था। और इसी गणित ने तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी: राज्य की पहली त्रिशंकु विधानसभा या हंग असेंबली। अब यह कितनी बड़ी विडंबना है ना, जिस पार्टी ने सिस्टम के खिलाफ और पुरानी पार्टियों को भ्रष्ट बताकर अपना पूरा चुनाव लड़ा, अब सरकार बनाने के लिए उसे उन्हीं पुरानी गठबंधन पार्टियों में से किसी का समर्थन मांगना पड़ रहा था। तो फिर यह पहेली कैसे सुलझी? चुनाव के तुरंत बाद पर्दे के पीछे राजनीतिक दांव-पेच का एक नया दौर चला। सबसे पहले राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। फिर एक बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले वाले डीएमके गठबंधन को छोड़ दिया और सीधे टीवीके के साथ आ गई। इसके अलावा 4 अन्य छोटी पार्टियों ने बाहर से अपना समर्थन दे दिया। इन दांव-पेचों से 118 का वो जादुई आंकड़ा पार हो गया और आखिरकार शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया। अब सरकार तो बन गई है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि असली चुनौती तो अब शुरू होती है। अर्थशास्त्रियों ने एक बहुत बड़ी बाधा की तरफ इशारा किया है: भारी भरकम आर्थिक वादे बनाम राज्य का खजाना। चुनाव जीतने के लिए जो बड़े वादे किए गए हैं, जैसे महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, मुफ्त सोना और गैस सिलेंडर, उनका सालाना खर्च कई हजार करोड़ रुपए है। जानकारों का कहना है कि राज्य के बजट को देखते हुए अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाले बिना इन वादों को पूरा करना नई सरकार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है: क्या राजनीति के इस खेल को पलटने वाला ये नया दावेदार वाकई तमिलनाडु में शासन की परिभाषा बदल पाएगा, या फिर इन लोक लुभावन वादों का भारी बोझ इस नए साम्राज्य को खड़ा होने से पहले ही तोड़ देगा? 60 साल के एकाधिकार को हराना एक शानदार शुरुआत जरूर है, लेकिन असली परीक्षा तो अगले 5 सालों में सत्ता के गलियारों में होनी है। आपको क्या लगता है, क्या यह बदलाव सफल होगा? इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।